हम लोग आर्थिक नीतियाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आर्थिक नीति कैसे बनाई जाती है, हाउ टू फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में कल विस्तार से पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि स्फीति के नियंत्रण में किस नीति का प्रयोग किया जाता है। पॉलिसी फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इसका मतलब है कि आपको इन्फ्लेशन क्या है ये नहीं पढ़ाना है, ये मानकर चला जा रहा है कि आप इन्फ्लेशन जानते हैं, तभी तो। और आपने BA 2 में पढ़ा भी होगा, जाहिर सी बात है, पढ़ा है ना। तो आपने वहाँ स्फीति को बहुत विस्तार से पढ़ा होगा। यहाँ हम नियंत्रण की नीतियों की व्याख्या करने के पहले आपको बड़े संक्षेप में एक बार याद दिला देते हैं कि क्या आपने पढ़ा होगा। देखिए, इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेट करना। जैसे टायर में हवा भरना है तो फैलेगा ना, तो वैसे ही समझो कि इन्फ्लेशन भी है। तो क्या चीज़ फैलेगा? तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि हम जहाँ वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ते जाते हैं और मुद्रा का मूल्य लगातार घटता जाता है, और जब वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पर, कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस, लगातार बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि किसी कारण से अचानक मूल्य बढ़ गया तो उसे हम स्फीति कह देंगे। जब लंबे समय तक मूल्य बढ़ते रहते हैं तब हम उसे स्फीति कहते हैं। और ये स्फीति आपने पढ़ा हुआ कई तरह की होती है। माइल्ड इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, मतलब बहुत थोड़ी जो माइल्ड इन्फ्लेशन है, वास्तव में इसे हम बूस्टर भी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए यह बूस्टर का काम करती है। थोड़ा थोड़ा मूल्य अगर बढ़ते रहते हैं तो उत्पादक को अधिक उत्पादन करने का इंसेंटिव मिलता रहता है, उसका मन लगता रहता है कि हाँ ठीक है। तो एक बहुत नॉमिनल जो वृद्धि है मूल्य में, उसे हम बुरा नहीं मानते, ये वास्तव में अच्छा होता है, क्योंकि वो उत्पादन को बढ़ाता है। उत्पादन बढ़ता है तो रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं, लोगों की आय बढ़ती है, आय बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से और उत्पादन बढ़ने की संभावना होती है, और एक तरह से चक्र प्रारंभ हो जाता है और यह आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। लेकिन जब मूल्य ज़्यादा हो जाते हैं और लगातार बने रहते हैं, तब यह अर्थव्यवस्था पर खराब प्रभाव डालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मूल्यों का बहुत ज़्यादा बढ़ना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा घटना भी अच्छी बात नहीं है। स्फीति और अवस्फीति दोनों बुरे हैं, लेकिन अगर तुलना करनी हो तो अवस्फीति ज़्यादा बुरी है। मूल्य का बढ़ना भी बुरी बात है और घटना भी बुरी बात है। लेकिन अगर पूछा जाए कि अच्छा क्या है, तो किसको अच्छा कहोगे? बढ़ने को कि घटने को? बढ़ना अच्छा होगा। क्यों? एक उदाहरण तुमको बताएं। अगर कि वस्तु का मूल्य गिरने लगते हैं जब, और ख़ास करके तुमने बहुत विस्तार से पढ़ा होगा, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे कि जब मूल्य बढ़ने लगते हैं तब इकोनॉमिक्स नहीं साइकोलॉजी काम करने लगती है, और जब मूल्य घटने लगते हैं तब भी इकोनॉमिक्स नहीं साइकोलॉजी काम करने लगती है। जब मूल्य बढ़ने लगते हैं तो जैसे प्याज आज 50 रुपये, कल 60 रुपये, परसों 70 रुपये, तो तुमको लगता है, कब लगता है बढ़ता ही है, लाओ 1 कुंटल खरीद लो। तो जब तुमने अचानक 1 कुंटल खरीद लिया तो मांग अपने आप बढ़ गई और कीमत सही में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यह कीमत किसकी वजह से बढ़ी? जस्ट बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजी। और इसका उल्टा जब गिरने लगता है तब तुम सोचते हो अच्छा कल चीनी 40 रुपये थी, आज 30 हो गई, चलो एक दिन और चाय नहीं पीते हैं, वेट करते हैं, क्या पता कल 20 रुपया हो जाए। तो कल सही में 20 रुपये में हो गई जब कोई नहीं खरीद रहा था। तो आपको लगा अरे ये तो बहुत सही चल रहा है, ऐसा करो एक दिन और चाय नहीं पीते हैं, क्या पता 10 में मिल जाए। तो 10 मिल गई। तो जब गिरने लगता है तो गिरता ही जाता है, और जब बढ़ने लगता है तब बढ़ता ही जाता है। अब देखो बढ़ने में क्या प्याज 500 रुपया किलो हो जाए
कोई बात नहीं, हम 100 ग्राम ही प्याज खरीदेंगे, लेकिन खरीदते तो रहेंगे ना। और अगर ऐसा हो जाए कि प्याज का मूल्य घटने लगे और घटते घटते प्याज ही बाजार से गायब हो जाए, तब अब तुम्हारी जेब में बहुत पैसा है लेकिन बाजार में सामान ही नहीं है, तो तुम ऐसे देखो कि तुम्हारी जेब में कम पैसा है लेकिन बाजार में सामान है, और दूसरा जेब में बहुत पैसा है लेकिन बाजार में सामान ही नहीं है, तो दोनों में कौन अच्छा है? हाँ, कि ठीक है थोड़ा ही मिले लेकिन मिले। इसलिए कहा जाता है कि इन्फ्लेशन और जो अपस्फीति है, दोनों में स्फीति ठीक है। वैसे सामान्यतः लगता है कि घटना अच्छी बात है, लेकिन घटना अच्छी बात नहीं है, बढ़ना अच्छी बात है। ठीक है, तो ये स्फीति के बारे में सामान्य बातें हैं। अब कहते हैं कि न बहुत फ्लक्चुएशन किसी भी अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, न मूल्यों का बहुत ज़्यादा बढ़ना अच्छा होता है, न बहुत ज़्यादा घटना। इसीलिए कहते हैं मूल्य नियंत्रण में रहना चाहिए, एक सीमा से न ज़्यादा होना चाहिए, न एक सीमा से कम होना चाहिए, और वो सीमा बनाए रखना ही वास्तव में नीति का काम है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट कोई एजेंसी नहीं है या कोई गारंटी लेने वाली संस्था नहीं है कि आपको मूल्य कम रखेंगे, रोजगार देंगे, आपको स्वास्थ्य देंगे, आपको सुरक्षा देंगे, आपको पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह वास्तव में एक मीडिएटर है, एक मध्यस्थ है, जो सिर्फ ऐसे वातावरण तैयार करता है, या यूँ कहिए कि ऐसी नीतियाँ बनाता है जिनसे लोगों को रोजगार भी मिल सके, जिनसे मूल्य भी नियंत्रित रहें, जिससे उत्पादन भी तेज़ी से बढ़े, जिससे लोगों का जीवन स्तर अच्छा भी हो, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक हो, सुरक्षा भी ठीक हो, सामाजिक कल्याण भी ठीक हो, जनसंख्या भी ठीक हो। सारी चीज़ें यह सीधे नहीं करती, क्योंकि उसकी एजेंसी नहीं है ये कि उसको कंट्रोल करे। ऐसी व्यवस्था करती है कि अपने आप सब ठीक रहे। जब आप सरकार से कहते हैं कि सरकार रोजगार देने में फेल हो गई, तो वास्तव में सरकार नहीं फेल हो गई, सरकार की नीतियां इस तरह नहीं हो पाई जो आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाती। तो सरकार का दायित्व है ऐसी नीतियों का निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करना, उन्हें लागू करना, ताकि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधाओं का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो इसलिए स्फीति के संदर्भ में भी यही बात है कि स्फीति ज़्यादा मूल्य जब बढ़ जाते हैं तो भी समस्या होती है। जैसे पेट्रोल का दाम इस समय बहुत बढ़ रहा है ना, 100 रुपया लीटर पेट्रोल का दाम। तो अब 100 रुपया लीटर पेट्रोल, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी से नहीं चलेंगे, चलो कुछ कम चलेंगे या साइकिल से चलने लगेंगे। पेट्रोल 100 रुपये हो जाने पर बहुत सारी दूसरी ऐसी वस्तुएं हैं जो महंगी हो जाएंगी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, तो आप कहीं जाने के लिए 10 रुपये में गाड़ी कर रहे थे, आज अब वो 15 रुपये किलोमीटर मांग रहा है। सामान जो आप ढो रहे थे पहले कम पैसा लग रहा था, अब ज़्यादा लगेगा, तो वस्तु महंगी हो जाएगी। तो 100 रुपया पेट्रोल केवल पेट्रोल महंगा नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य उससे प्रभावित होगा, और अल्टीमेटली सबका जीवन स्तर भी प्रभावित होगा, क्योंकि अब उन्हें उतने ही आय में वस्तुएं पहले से कम मिलने लगेंगी। सब कुछ, पेट्रोल भी कम मिलेगा, सामान भी कम मिलेगा, कम वो चल भी पाएंगे, जितनी भी सुविधाएं हैं सब पहले से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो मूल्य इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा कम होना भी ठीक नहीं है। तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि नियंत्रित रहे, अर्थात जो स्वीकार्य लेवल है उससे न तो ऊपर जाने पाए न उससे नीचे जाने पाए। अब देखो ये मूल्य आखिर स्फीति क्यों होती है, पहला तो प्रश्न यही है। हम नियंत्रण तो बाद में करेंगे, पहले ये जाने कि ये आखिर स्फीति क्यों होती है। तो एक तो कारण होता है सरकार खुद ही जिम्मेदार होती है स्फीति के लिए, और दूसरे अन्य कारण हैं। तो जो सरकार है देखिए उसमें इन सबको मिला करके, तो पहला कारण सबसे महत्वपूर्ण है घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है, आपने पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा है
सरकार जब अपने आय से ज़्यादा व्यय कर देती है तब उसे पूरा करने के लिए नोट छापना पड़ता है। उधार भी लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उधार को हम नहीं मानते घाटे की वित्त व्यवस्था, नोट छापने को क्या मानते हैं? घाटे की वित्त व्यवस्था। तो जब हम बहुत ज़्यादा नोट छाप देंगे तो भाई नोट छाप देंगे, लोगों के पास पैसा तो हो जाएगा, लेकिन बाज़ार में सामान तो नहीं आया ना। तो जाहिर सी बात है कि लोग खरीदने जाएंगे बाज़ार में और सामान नहीं होगा और मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ जाएगी तो मांग का नियम क्या कहता है कि मूल्य बढ़ जाएगा। तो अगर केवल आप मुद्रा की मात्रा बढ़ा रहे हैं, केवल लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, तो ऐसे में कीमतें बढ़ जाएंगी। और होना हमेशा ये चाहिए कि जितनी क्रय शक्ति बढ़े उतना ही सामान बाज़ार में भी आ जाना चाहिए, तो मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही मान करके जेबीसी का बाजार नियम काम करता था और कहता था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो वहाँ पहले सप्लाई आती थी, वह मांग पैदा करती थी। यहाँ आपने क्या किया, सीधे मांग पैदा कर दिया, सप्लाई कुछ हुई ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऐसा वो युद्ध के समय करता है, या भाई विकासशील देशों की मजबूरी होती है तेज विकास, तो उन्हें बहुत सारी योजनाएं घोषित करनी है नियोजन में। जैसे आपने देखा कि तमाम स्मार्ट सिटी बजट अभी आया ना, बजट में 4-4.5% से ज़्यादा आपका देखें कि नियमतः नहीं होना चाहिए डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा। हालांकि इस साल तो खैर कोरोना है तो कुछ भी है, कोई बात नहीं है, चलिए 8-8.5% भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बचाने की ज़रूरत है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब ये है कि हमारा व्यय ज़्यादा हमने प्रपोज कर रखा है और आय मिलने की गुंजाइश कम है। अब उस आय को पूरा करने के लिए हमने कहा कि हम कुछ LIC वाला पोर्शन बेचेंगे ना, कुछ हम पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बेचेंगे, कुछ हम बैंक को बेचेंगे मतलब प्राइवेट सेक्टर को देंगे, तो उससे हम डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा इतना रुपया प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो नियोजन की वजह से हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि हम विकास को के साथ समझौता नहीं कर सकते। तो ज़्यादा खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा व्यय अधिक हो जाता है, और व्यय तो हम तुरंत कर देते हैं, लेकिन उपज होने में तो टाइम लगता है ना। जैसे कोई भी चीज़, जैसे आपने कोई इंडस्ट्री लगाई तो आपने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्री का एक जेस्टेशन पीरियड होता है, एक उसका टाइम लगता है। आज शुरू करेंगे इंडस्ट्री लगाना तो खर्चा शुरू हो जाएगा, लेकिन उत्पादन 3 महीने 4 महीने 6 महीने 10 महीने के बाद मिलेगा ना। जैसे ये फ्लाईओवर बन रहा है, तो फ्लाईओवर तो पिछले 4 साल से बन रहा है, पैसा लग ही रहा है, उस पर कोई चल नहीं रहा है। जब तक टोल टैक्स नहीं लगता तब पैसा कहाँ से आएगा? तो टोल टैक्स लगेगा 5 साल के बाद, और पैसा आज से ही लगना शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है कि बहुत, इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है, इनमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करता है। वो वहाँ करता है जहाँ तुरंत पैसा मिलने लगे। जैसे दूध पैक करके बेचना शुरू कर देगा, दूध आज शुरू करेगा, कल से कमाना शुरू कर देगा। अगर लगे सड़क बनवाने, बांध बनवाने, पुल बनवाने, रेलवे लाइन बिछाने, तब तो हजारों हजार करोड़ रुपया लगा देगा, और पता चला कि इसका वो रिजल्ट कब मिलेगा? 5 साल के बाद। तो उतने रुपए का 5 साल का ब्याज कौन देगा? इसीलिए सब कुछ प्राइवेट हो जाना या सरकार का अपने हाथ से सब कुछ छोड़ देना वास्तव में समाज हित में नहीं रहता है। इस पर थोड़ा दूसरे पहलू से विचार करने की ज़रूरत है। सरकार उन सुविधाओं को उपलब्ध कराती है जहां मांग बिल्कुल बेलोचदार होती है, जहां जिस वस्तु का उपभोग करना हमारी मजबूरी है कि हम उपभोग ही करेंगे। जैसे स्वास्थ्य, बीमार होने पर अस्पताल जाना तो मजबूरी है ना, हर आदमी जाएगा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, और इलाज भी कराएगा, चाहे पैसा रहे चाहे ना रहे। इसलिए जब सदर अस्पताल सरकार खोलती है तो 1 रुपये की पर्ची कट जाती है उस काम के लिए।
लेकिन अगर मान लो सदर नहीं है तब सबको कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइवेट में। और वह प्राइवेट वाला कहेगा कि 5 लाख जमा करो तब इलाज शुरू करेंगे। इसका मतलब कि अगर सब कुछ प्राइवेट, एक उदाहरण बता रहे हैं, अगर सब कुछ प्राइवेट हो गया तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन व्यक्ति होगा? गरीब आदमी होगा। आप सारी शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट दे दीजिए। अभी आप 2700 रुपया फीस दे करके आप BA कर लेते हैं, तब वो कहेगा कि 27,000 रुपया जमा करिए तो केवल एडमिशन ही लेंगे, बाकी खर्चा बाद में दीजिए। और यहीं आप देख लीजिए, छोटे स्कूलों में पब्लिक स्कूल हैं तमाम और सरकारी स्कूल, दोनों का अंतर देख लीजिए। कक्षा LKG में एडमिशन कराने सेंट पैट्रिक में जाइए, हो जाए तो कहिए, और कोई कहेगा 5 लाख रुपया डोनेशन दीजिए, और 5 लाख में तो पूरा खानदान पढ़ करके MA PhD करके निकल गया। तो सरकारी पब्लिक सेक्टर को इतना यह, और कुछ लोग इसके भी समर्थन में हैं, अगर ये पब्लिक सेक्टर के लोग इनएफिशिएंट हैं, काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, इसलिए बंद करो, सब प्राइवेट कर दो। हम आप भी कहने वाले हो जाते हैं, अगर ये सही है सब हटाओ। अरे यार, इस अंगुली को मान लो चोट लग गई तो इसका इलाज करोगे कि काट के निकाल दोगे? तो अगर पब्लिक सेक्टर में कोई करप्शन है, कोई बेईमानी है, जैसे मान लो इस कॉलेज में टीचर नहीं पढ़ा रहा है, तो ऐसा टाइट करो टीचर पढ़ाए ना यार, कि कॉलेज ही बंद कर दो। नहीं, ये तो नहीं ठीक है ना, क्योंकि कॉलेज बंद करने का असर बहुत बड़ा है, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी। तो आप अच्छा, हमेशा आप कोई निर्णय जब लेते हैं तो आप पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हैं। आप हमसे नहीं खुश हैं तो ठीक है, कॉलेज बंद ही हो जाए, सर जाएं घर अपने। लेकिन आप मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए आप सिस्टम क्यों ख़त्म कर रहे हैं भाई? हाँ, मुझे निकाल दो अगर हम इतने ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे हैं। ऐसा भी हो तो कुछ लोग नहीं सुधर रहे होंगे, तो उनको निकाल दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? सिस्टम को ही ख़त्म कर दो। हाँ, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि BSNL के ही सिग्नल से प्राइवेट कंपनियां मालामाल हो गई और BSNL ख़त्म हो गया। क्या गणित है ये, मेरे आज तक समझ में नहीं आया, है कि नहीं है? तो अगर कहीं दिक्कत है तो उसे ठीक करो, सिस्टम को इम्प्रूव करो। सिस्टम सरकारी क्षेत्र इसलिए नहीं होता है कि आप उसके साथ खिलवाड़ करें। सरकारी क्षेत्र होता ही इसलिए है कि उन लोगों को सुविधा मिल सके जो सुविधा पाने में सक्षम नहीं है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी स्कूल, सरकारी नौकरी, बहुत सारी चीज़ें सब आप अगर ख़त्म कर देंगे तो आने वाले समय में बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव कर पाना। और अगर आप बेरोजगारी फैली है, अगर अस्थिरता है, अगर लोग गरीब हैं, तो ये सब मिल करके बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक अशांति उत्पन्न करते हैं और फिर पूरा समाज डिस्टर्ब होगा। कारण यह है कि हर आदमी अपने सर्वाइवल के लिए प्रयास करेगा और पाएगा कुछ नहीं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई पड़ेगा कि इनके पास है, इनका छीन लो ना। तो समाज में बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी, बहुत दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि आप आज जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है और हमेशा इसी तरह से अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दूसरा मूल्य बढ़ने का कारण है डेवलपमेंट क्रिएटेड स्ट्रेन, विकास जनित दबाव। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि स्मार्ट सिटी भी बनाना है, सड़क भी बनाना है, पुल भी बनाना है, मंडियाँ भी बनानी है, स्टोरेज की व्यवस्था भी करनी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है। इसलिए मेरी मजबूरी है कि हमको ज़्यादा खर्च करना ही करना है, हम कम खर्च नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी पूरी नहीं हुई हैं। इसके अलावा कमर्शियल पॉलिसी, व्यापारिक नीति का भी असर होता है कभी कभी। जैसे अगर आपने स्वतंत्र व्यापार में और संरक्षण में संरक्षण की नीति अपना ली, आपने कहा कि हम घरेलू उद्योगों को संरक्षण देंगे, बाहर की प्रतिस्पर्धा से इनको बचाएंगे और यही उत्पादन करें, इन्हीं का खरीदेंगे, बाहर से आयात नहीं करेंगे। तो जब हम ऐसी पॉलिसी बनाते हैं तो प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है, हमारे सामने कोई प्रतिस्पर्धा में नहीं होता है, हम जो मन करता है उत्पन्न करते हैं, बेचते हैं और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ फिर हम शिथिल भी पड़ने लगते हैं और हमारी लागत बढ़ती जाती है, उत्पादन घटता जाता है क्योंकि हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। तो ऐसे में मूल्य का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है।
अगर ऐसा न हो, ओपन पॉलिसी हो, आपको हमेशा पूरे दुनिया से खतरा बना रहे, तो आप दिन रात उसकी क्वालिटी को ठीक करने में, लागत को कम करने में, बाज़ार में अपनी उपस्थिति को बनाए रखने में, अपना शेयर बढ़ाने में और अपने मजदूरों को खुश रखने में, अपने मैनेजमेंट को ठीक रखने में आप हमेशा सक्रिय रहेंगे। तो पॉलिसी से भी इन्फ्लेशन हो जाता है कि आपने कौन सी पॉलिसी एडॉप्ट कर रखी है। और औद्योगिक नीति, अगर आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत डिफेक्टिव है कि आपने इतना उसमें लाल फीताशाही कर रखा है कि लाइसेंस लेने में इतना दिन, लाइसेंस बिना घूस के नहीं मिलेगा, लाइसेंस पे इतनी आपने जांच पड़ताल कर दी, इतना कागज़ पत्र आपने कर दिया, आपने 20 विंडो लगा दिया कि वहाँ से नो ड्यूज, वहाँ से नो ड्यूज, वहाँ से नो ड्यूज, वहाँ से नो ड्यूज, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग उद्योग लगाते ही नहीं हैं। छोड़ो, कौन इस पूरे बखेड़े में फंसे। तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन नहीं होगा और मूल्य कैसे रहेंगे, ज़्यादा रहेगा। वस्तु बाजार में कम रहेगी और मूल्य ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा टैक्स पॉलिसी सरकार की, उत्पादन पर लगातार कर लगाने से मूल्य बढ़ते हैं तथा उद्यमशीलता प्रभावित होती है। जैसे आप रोज़ कोई कोई टैक्स बढ़ा रहे हैं, कोई ना कोई टैक्स रोज़ लगा रहे हैं, तो उत्पन्न करने वाला भाई जितना आप टैक्स लगाएंगे उतना ही मूल्य बढ़ा देगा। वो कैसे आखिर मेंटेन करेगा। तो कर से भी मूल्य बढ़ते चले जाते हैं और जो व्यक्ति उत्पादन कर रहा होता है उसकी भी उद्यमशीलता प्रभावित होती है। उसके मन में आता है अरे यार रोज़ एक नई नई नौटंकी, छोड़ो उत्पादन ही नहीं करेंगे। जैसे आप रोज़ एक काम लगा देते हैं, अगर यह भी ठीक नहीं है। आपको कोई एक पॉलिसी बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए और महीने, साल भर, 2 साल फिर कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोगों के यहाँ नोटबंदी हुई, तुरंत जीएसटी लागू हो गया 16 में, 17 में, तो एक साल में बड़े बड़े काम हो गए ना। फिर आप रोज़ आप कोई न कोई पॉलिसी अनाउंस करते रहिएगा तो सारी जनता का ध्यान बजाय विकास के हट के कहाँ लग जाता है, व्यवस्था में अपने को सर्वाइव कराने में। ठीक है, जैसे भाई अब नई चीज़ जीएसटी आ गई तो बिजनेस से सबका ध्यान हट गया। अब जीएसटी को समझने में, सीखने में, उसके अनुसार अपनी बिजनेस को लगाने में, कागज़ पत्र मेंटेन करने में सब डिजिटल हो गया। अभी तक हम कभी गलती से फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल करते थे, तो अब डिजिटल हो गया तो उसको सीखने में तो फोकस कहाँ हो गया, फोकस नॉन प्रोडक्टिव कार्यों में हो गया ना, जिससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा बल्कि उत्पादन गिरेगा। और ऐसा हुआ भी, जीएसटी के बाद अर्थव्यवस्था उछलने के बजाय क्या हो गई, हालांकि गड़बड़ा तो गई काफ़ी हद तक कोरोना के नाते, लेकिन पहले से भी गिर रही थी। जैसे 17-18 में ही श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट आ गई थी, हालांकि उसको नीति आयोग ने डिनाई कर दिया था कि 72-73 से लेकर के आज तक लगभग 45 सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। और कोरोना तो 19 में आया ना, तो इसका मतलब 17-18 से ही मामला बिगड़ गया था। अब ये अलग बात है कि आज आप कोरोना का नाम लेकर के अपनी सेफ साइड ढूंढ लें कि कोरोना की वजह से बेरोजगारी फैल गई। अभी कल आपने अखबार में देखा होगा या न्यूज़ में देखा होगा कि हरियाणा में किसी न्यायालय में 12 चपरासी के पद निकले। कितने पद निकले? 12। उसके लिए कितने लोग अप्लाई किए? 27,000 लोग। और ताजुब तो यह है कि उसमें अधिकांश लोग इंजीनियर, एमबीए और बीसीए लड़के अप्लाई किए, और जिसकी क्वालिफिकेशन कक्षा 8 पास है। आप बेरोजगारी किस लेवल की है आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। व्यवहारिक उदाहरण जो है, बाकी आपको लिखा पढ़ा क्या मिलता है, लोग कहते क्या हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि इंजीनियरिंग और बीसीए के लड़कों का सर्वाइवल भारी हो गया है, खाना और जीना मुश्किल हो गया है, तभी तो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति है। तो हम सबको मिल करके इसे ठीक करने की ज़रूरत है। हमको सकारात्मक मुद्दों पर विचार करने की ज़रूरत है। हमको ईमानदारी से देश हित में सोचने की ज़रूरत है। कहने का मतलब सिर्फ ये है। ठीक है। और दूसरा है लूज प्रशासन। जब प्रशासन कमज़ोर होता है तब कृत्रिम तरीके से मूल्य में वृद्धि होती है। जैसे जो प्याज अचानक 200 रुपये किलो हो जाती है,
वो क्या है? वो जमाखोरी है। अगर प्रशासन मजबूत होता और वो कायदे से ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता, एक बार वो प्याज का दाम 200 कर दे, उनको 200 साल की जेल कर देते। दोबारा जीवन में कभी भी प्याज को 30 रुपये के ऊपर नहीं जाने देंगे वो, बल्कि अपने घर से लगा करके 30 रुपया रख के रहेंगे ना। तो प्रशासन जब मजबूत रहता है तब मूल्य नियंत्रित रहता है। जब प्रशासन कमज़ोर हो जाता है तो भी उसका लाभ लोग लेने लगते हैं, मनमानी दाम वसूलने लगते हैं। उन्हें यह भय नहीं रहता कि कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर देगा। वैसे भी आप देखें तो सामानों पर MRP लिखी रहती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब थोड़ा कि तुम सब ले लो। MRP मीन्स ये नहीं होता तुम सब ले लो। MRP का मतलब है कि तुम अधिकतम इतने में बेच सकते हो। इसका मतलब कम से कम उसमें से भी तुम कम करके ले सकते हो। अब MRP का मतलब सबने ये समझ लिया कि अब इतना हम ले ही सकते हैं, चलो बच रहे तो उससे भी बढ़ा के ले लें। अब मान लो आ गया कि अब तो सारे टैक्स इंक्लूडेड रहते हैं, नहीं तो उसमें टैक्स लगा लेते थे सब। उसके बाद भी अभी न जाने कोई उपभोक्ता थोड़ा कम समझदार हो, कम जानकार हो तो ले लेते होंगे, मुश्किल क्या है। तो इसलिए प्रशासन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अन्य कारण हैं, हम लोग अगले पीरियड में पढ़ेंगे।